नमस्कार दोस्तों, और एक बार पुनः आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नव वर्ष आपके लिए मंगलमय हो। आज की तारीख 2 जनवरी है और आइए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। और पहला क्वेश्चन लेते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया है, तो इसका नाम, नया नाम क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स, इसका नया नाम कर दिया गया है ऑप्शन ए वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन, यानी कि विकल्प ए हमारा यहाँ पर करेक्ट है। देखिए फ्रेंड्स, झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। इससे पहले मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन किया गया था। इलाहाबाद जिले का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया है। फैज़ाबाद का नाम अब अयोध्या है। सुल्तानपुर, मिर्ज़ापुर, अलीगढ़, फिरोजाबाद और मैनपुरी के नाम भी बदलने की सूची में हैं। और इसी बीच गाजीपुर और बस्ती के नाम भी बदल सकते हैं, क्योंकि इसका भी प्रस्ताव रखा गया है। और फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम अब बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। तो बात करते हैं हम लोग अब रानी लक्ष्मीबाई के बारे में, यानी कि झांसी के बारे में। लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में 19 नवंबर 1828 में हुआ था। बचपन का नाम मणिकर्णिका था, लेकिन प्यार से लोग उन्हें मनु बुलाते थे। माँ का नाम भागीरथी बाई, पिता का नाम मोरोपंत तांबे था। मोरोपंत एक मराठी थे और मराठा बाजीराव की सेवा में थे। 1842 में उनका विवाह झांसी के मराठा शासित राजा गंगाधर राव नेवालकर के साथ हुआ और वो झांसी की रानी बनी। विवाह के बाद उनका नाम लक्ष्मीबाई रखा गया। सितंबर 1851 में रानी लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया था, लेकिन 4 महीने की उम्र में उसकी मृत्यु हो गई। सन 1853 में राजा गंगाधर राव का स्वास्थ्य बहुत अधिक बिगड़ जाने पर उन्हें दत्तक पुत्र लेने की सलाह दी गई। तो पुत्र गोद लेने के बाद 21 नवंबर 1853 को राजा गंगाधर राव की डेथ हो जाती है। और दत्तक पुत्र का नाम रखा जाता है दामोदर राव। 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में ब्रितानी सेना से लड़ते लड़ते रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई थी। और लड़ाई की रिपोर्ट में ब्रितानी जनरल ह्यूरोज ने टिप्पणी की थी कि रानी लक्ष्मीबाई अपनी सुंदरता, चालाकी और दृढ़ता के लिए उल्लेखनीय तो थीं, विद्रोही नेताओं में सबसे अधिक खतरनाक भी थीं। तो हमें गर्व है कि भारत में ऐसी वीरांगनाएं पैदा हुई हैं, और ऐसी वीरांगनाओं को सत सत प्रणाम, सत सत नमन। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ई रूपी को लागू करने के लिए एनपीसीआई और एसबीआई से समझौता किया है? तो ई रूपी व्यवस्था को लागू करने वाला जा रहा है कौन सा राज्य? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि कर्नाटक। देखिए फ्रेंड्स, कर्नाटक सरकार ने छात्रों की स्कॉलरशिप के लिए ई रूपी, यानी कि कर्नाटका ई रूपी स्कॉलरशिप का इस्तेमाल करने का फैसला किया है। यह प्रक्रिया कैशलेस होगी। सरकार का कहना है कि ई रूपी लागू होने के बाद शिक्षा छात्रवृत्ति फीस भुगतान में गड़बड़ी की संभावनाएं खत्म हो जाएंगी। एनपीसीआई ने एक बयान में कहा कि कर्नाटक सरकार पात्र विद्यार्थियों के मोबाइल पर ई वाउचर पहुंचवाएगी। ये वाउचर कोड फीचर फोन में भी प्राप्त किए जा सकते हैं। इसके बाद विद्यार्थी चिन्हित कॉलेजों या संस्थानों में फीस भुगतान के वांछित उद्देश्य के लिए ई रूपी को भुना पाएंगे, यानी कि वहाँ पर जाकर आप दिखाएंगे तो जो ई रूपी है उसको भुनाने के लिए चिन्हित संस्थान विद्यार्थी द्वारा दिए गए क्यूआर कोड या जो एसएमएस में रहेगा कोड, उसको पीओएस मशीन के माध्यम से स्कैन करेंगे। और इस प्रक्रिया से विद्यार्थियों द्वारा छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए टोकन देने की जरूरत खत्म हो जाएगी और पैसा सीधे सीधे उनको प्राप्त होने लगेगा। बात हो रही कर्नाटक की, तो फ्रेंड्स इसकी राजधानी बेंगलुरु है। सीएम है बसवराज बोम्मई। गवर्नर कौन है? थावर चंद गहलोत हैं। इन्फोसिस, विप्रो, एचएएल, इसरो का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको बेंगलुरु में, वेरी इंपॉर्टेंट। सिलिकॉन वैली के नाम से भारत का जो शहर जाना जाता है उसका नाम बेंगलुरु है। जन सेवक और जन स्पंदन योजना की शुरुआत कहाँ पर हुई थी? कर्नाटक में हुई थी। बेस्ट स्टेट कॉम्बैक्टिंग कोविड अवार्ड से कर्नाटक को ही नवाजा गया था, ये भी याद रखना। सरकारी सेवाओं में ट्रांसजेंडर समुदाय को 1% आरक्षण देने वाला जो राज्य है वो कर्नाटक है। एकमात्र राज्य भारत का जो कि ट्रांसजेंडर समुदाय को सरकारी सेवाओं में आरक्षण देता है 1% का। पशु कल्याण वार रूम अपने तरीका का एक विशेष वार रूम था पशु कल्याण के लिए, जो कि स्थापित किया गया किसके द्वारा? कर्नाटक के द्वारा। आकांक्षा पोर्टल भी कर्नाटक में ही स्थापित किया गया था। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ पर हुआ था? कर्नाटक में। नीति आयोग का नवाचार सूचकांक में प्रथम रहा कर्नाटक। और हुगली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर
श्री सिद्धरूदा स्वामी स्टेशन कर दिया गया था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसका रिवीजन जरूरी है, तो यहाँ पर हम इसका रिवीजन कर रहे थे। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। उत्कृष्ट शैक्षणिक प्रदर्शन हेतु किसने DAAD पुरस्कार को प्राप्त किया है? दात पुरस्कार को किसने प्राप्त किया है? उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सिप्रा दुरेजा ने। तो देखिए फ्रेंड्स, चितकारा विश्वविद्यालय ये चंडीगढ़ में है, एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है चितकारा। तो चितकारा विश्वविद्यालय की पूर्व छात्रा सिप्रा दुरेजा को शिक्षा में उत्कृष्टता के लिए DAAD पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार जर्मन अकादमिक विनिमय सेवा DAAD द्वारा हर साल विदेशी छात्रों को जर्मनी के मैग्डेबर्ग विश्वविद्यालय के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि चितकारा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, तो ये चंडीगढ़ का विश्वविद्यालय है। और चौथी पैरा बैडमिंटन राष्ट्रीय चैंपियनशिप में किसने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं? उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, यानी कि नीतीश कुमार ने। तो देखिए फ्रेंड्स, हरियाणा के नीतीश कुमार हैं जिन्होंने चौथी पैरा बैडमिंटन राष्ट्रीय चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। ऋषिकेश की रहने वाली नीरजा गोयल ने 2 सिल्वर मेडल जीता है। पैरालंपिक चैंपियन कृष्णा नागर ने 3 स्वर्ण जीता है। नागर ने एकल, पुरुष युगल और मिश्रित युगल में स्वर्ण पदक जीतकर 2019 राष्ट्रीय चैंपियनशिप के अपने कारनामे को दोहराया है। चौथी पैरा बैडमिंटन राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन भुवनेश्वर में 24 से 26 दिसंबर 2021 को किया गया था। तो ये भी याद रखना आप। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। मिसेज इंडिया गैलेक्सी 2021 का खिताब किसने जीता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। मिसेज इंडिया गैलेक्सी 2021 का खिताब किसने जीता है? तो यहाँ पर जो आपके विकल्प हैं उसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि निकिता सोकल ने जीता है मिसेज इंडिया गैलेक्सी 2021 का खिताब। तो फ्रेंड्स, हरदा मध्य प्रदेश की बेटी डॉक्टर निकिता सोकल ने दिल्ली में आयोजित मिसेज इंडिया गैलेक्सी अवार्ड 2021 को जीत लिया है। इसका आयोजन नई दिल्ली वाइब्रेंट कॉन्सेप्ट्स के द्वारा किया गया था। और जैसा कि आपको पता है कि 70वीं मिस यूनिवर्स कौन बनी थी? हरनाज कौर सिंधु। मिस ट्रांस ग्लोबल यूनिवर्स 2021 बनी थी श्रुति सितारा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब हरनाज कौर वाले प्रश्न से भी ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है क्योंकि मिस ट्रांस ग्लोबल यूनिवर्स के बारे में बात हो रही है। मिस अर्थ इंडिया 2021 का खिताब जीता रश्मि माधुरी ने। फर्स्ट मिस इंडिया 2021 का खिताब जीता पर्ल अग्रवाल ने। और मिसेज इंडिया वर्ल्ड वाइड क्वीन का जो पुरस्कार जीता था वो जीता है पूजा बदलानी ने। तो ये सभी बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण है, उनका रिवीजन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि बार बार जो बिंदु रिवाइज करते रहते हैं वो हमारे दिमाग में छप जाते हैं। यही वजह होती है कि मैं आपको हर प्रश्न के बाद ढेर सारा रिवीजन करवाता हूँ ताकि आपका रिवीजन अच्छे से चलता रहे और आपको अतिरिक्त क्लास लेने की या फिर अतिरिक्त पत्रिका पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन किस देश में शुरू हुई? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा कि दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन को शुरू किया गया है चीन में। विकल्प सी हमारा यहाँ पर करेक्ट है। 31 दिसंबर 2021 को चीन के संघाई प्रांत में दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन खोली गई है। संघाई में मेट्रो नेटवर्क की अब तक कुल लंबाई 831 किलोमीटर हो गई है। यह दुनिया में सबसे अधिक है। 2 नई लाइनों के खुलने से संघाई में पूरी तरह से स्वचालित मेट्रो लाइनों की कुल संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? 5। और चीन के बारे में आप जानते ही हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो कि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जैसे कि चीन की सीमा सबसे अधिक देशों के साथ लगती है। कितने देशों के साथ? तो 14 देशों के साथ। कागजी मुद्रा जारी करने वाला दुनिया का पहला देश चीन ही था, ये भी याद रखना। चीन की सबसे लंबी नदी है यांगसी, जिसकी लंबाई है 6300 किलोमीटर। एशिया की सबसे लंबी नदी भी यही मानी जाती है, यांगसी। और चीन भारत सीमा रेखा जो है उसका नाम क्या है? मैकमोहन रेखा। चीन में जो पैसा चलता है उसका नाम है रेनमिनबी। राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग। और ये बिंदु जो है, यानी कि ये जो प्रश्न है ये आपके रिवीजन के लिए है, इसको ध्यान से देखिए। 2021 का हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो 2021 में हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है दया प्रकाश सिन्हा को। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। तो देखिए फ्रेंड्स, वर्ष 2021 के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार की घोषणा हो गई है। हिंदी के लिए दया प्रकाश सिन्हा और अंग्रेजी के लिए नमिता गोखले को यह सम्मान देने के लिए चुना गया है। अकादमी के सचिव के श्रीनिवास राव ने एक विज्ञप्ति में बताया है कि हिंदी के लिए दया प्रकाश सिन्हा को उनके नाटक सम्राट अशोक, अंग्रेजी के लिए नमिता गोखले को उनके उपन्यास थिंग्स टू लीव बिहाइंड और पंजाबी के लिए खालिद हुसैन को उनके कहानी संग्रह सूला द सालन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार देने की बात कही गई है। और साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के लिए घोषित पुरस्कारों में 7 कविता संग्रह हैं, 5 कहानी संग्रह हैं,
2 उपन्यास, 2 नाटक, 1 जीवन चरित्र और 1 आत्मकथा और 1 महाकाव्य और 1 आलोचना की पुस्तकें शामिल हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भारतीय भाषाओं के अलावा राजस्थानी और अंग्रेजी भाषा यानी कि कुल 24 भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया जाता है। पहली बार ये पुरस्कार 1955 में दिए गए थे। साहित्य अकादमी पुरस्कार भारत में एक साहित्यिक सम्मान है जो साहित्य अकादमी प्रतिवर्ष भारत की अपने द्वारा मान्यता प्रदत्त प्रमुख भाषाओं में से प्रत्येक में प्रकाशित सर्वोत्कृष्ट साहित्यिक कृति को पुरस्कार प्रदान करती है। यह भी याद रखना कि अकादमी ने युवा पुरस्कार एवं बाल साहित्य पुरस्कार 2021 की भी घोषणा की है। युवा और बाल पुरस्कार 22 भारतीय भाषाओं के लिए दिए जा रहे हैं। गुजराती, मैथिली, मणिपुरी और उर्दू भाषाओं के पुरस्कार बाद में घोषित होंगे और अकादमी हर साल कुल 24 भारतीय भाषाओं के लेखकों को पुरस्कृत करती है। तो ये जो पुरस्कार होता है, कौन सा पुरस्कार? साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये प्रतिवर्ष 24 लोगों को प्रदान किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन होगा, सार्वजनिक शौचालय की स्थिति सुधारने के लिए राइट टू पी अभियान कहाँ पर शुरू किया गया है? तो देखिए फ्रेंड्स, राइट टू पी अभियान को कहाँ पर शुरू किया गया है? नागपुर, महाराष्ट्र में, यानी कि विकल्प ए हमारा यहाँ पर करेक्ट है। तो नागपुर में राइट टू पी अभियान शुरू किया गया है जिसका उद्देश्य है नागरिकों को स्वच्छ, सुरक्षित और निःशुल्क शौचालय को उपलब्ध कराना। बारबाडोस में भारत के नए हाई कमिश्नर यानी कि उच्चायुक्त कौन बने हैं? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, एस बालचंद्रन। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट उत्तर है। एस बालचंद्रन जो वर्तमान में सूरीनाम गणराज्य में भारत के राजदूत हैं, उन्हीं को समवर्ती रूप से बारबाडोस में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में मान्यता दी गई है। इनका निवास पारामारिबो में है। और बात हो रही है बारबाडोस की, तो बारबाडोस उत्तर अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। राजधानी ब्रिज टाउन, मुद्रा है बारबाडोस डॉलर और राष्ट्रपति कौन है? डेन सेंड्रा मेसन। डेन सेंड्रा मेसन। 8वीं बार अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप 2021 का खिताब किस टीम ने जीता है? उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी यानी कि भारत ने। तो भारत ने किसको हराया? तो यहाँ विजेता रहा भारत और उप विजेता कौन रहा है? श्रीलंका। तो ऑप्शन सी इसका उत्तर होगा। उप विजेता कौन है? श्रीलंका है और विजेता कौन है? तो इसका उत्तर बी होगा, भारत। तो देखिए फ्रेंड्स, डिफेंडिंग चैंपियन भारत ने शुक्रवार 31 दिसंबर को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए वर्षा से बाधित फाइनल में श्रीलंका को 9 विकेट से हराकर अंडर 19 एशिया कप एसीसी अंडर 19 एशिया कप 2021 का खिताब जीत लिया है। और फ्रेंड्स, अभी हाल ही में हमने पढ़ा था कि विजय हजारे ट्रॉफी 2021 को जीता है हिमाचल प्रदेश ने। राष्ट्रीय नेत्रहीन T20 क्रिकेट टूर्नामेंट को जीत लिया है आंध्र प्रदेश ने। और दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट बल्ले का अनावरण किया गया हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा। ये 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसको हमने प्रीवियस डेज में पढ़ा हुआ है और इसका रिवीजन आपके लिए आपके सामने है। प्रधानमंत्री मोदी ने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ पर रखी है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है मेरठ में, यानी कि विकल्प डी हमारा यहाँ पर करेक्ट है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 जनवरी 2022 को मेरठ का दौरा करेंगे और वहाँ लगभग 1 बजे अपराह्न मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखेंगे। यह विश्वविद्यालय मेरठ के सरधना कस्बे के सलावा और कैली गांव में स्थापित किया जा रहा है। इसकी अनुमानित लागत 700 करोड़ रुपए है। और अब बारी है कल के प्रश्न की। कल मैंने आपसे पूछा था कि ग्लिम्पस ऑफ ए पायनियर्स लाइफ जर्नी नामक किताब किसने लिखा है? उत्तर इसका ऑप्शन ए डॉक्टर VL इंदिरा दत्त ने। और देखिए फ्रेंड्स, ये रहा आज का प्रश्न। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ आप इसे लाइक और शेयर जरूर किया करें। कम से कम फ्रेंड्स मैं टारगेट देता हूँ आपको कि 500 लाइक तो आप जरूर कर दिया करो पूरा, ठीक है। तो जितने भी लोग इस चैनल को चाहते हैं कि ये चैनल ग्रो करे तो डेफिनेटली आपको जो है मेहनत करनी पड़ेगी। प्लीज़ इसे लाइक और शेयर किया करें। अभी देखो, सुबह सुबह जब मैं पढ़ा रहा था तो कुछ लोगों ने पूछा कि सर काफ़ी पुराना चैनल है, आप काफ़ी अच्छा मटेरियल भी देते हैं, उसके बावजूद आपका जो चैनल है उस पर मतलब ग्रो क्यों नहीं हो रहा है चैनल, मतलब 1 मिलियन सब्सक्राइबर कब होंगे, ये पूछ रहे थे लोग। तो देखिए फ्रेंड्स, बात ये होती है कि यूट्यूब जो होता है ना, वो पुराने चैनल को प्रमोट नहीं करता है। जैसे कि अगर आप करंट अफेयर लिख कर सर्च करेंगे तो हमारा करंट अफेयर सर्च में नहीं आएगा। कुछ चैनल हैं जो कि उसके जो इसका सर्च इंजन है उसी को उठा के वो सबसे ऊपर रख देते हैं। तो और सबसे बड़ी बात कि 5 लाख 6 लाख का चैनल है, लेकिन फिर भी मैक्सिमम लोगों तक इसका नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता है। यही वजह होती है कि अगर आप रेगुलर व्यूवर हैं, अगर आप रोज़ देखते हैं तब आपको नोटिफिकेशन यूट्यूब भेज देता है, नहीं तो
नए लोगों को तो भेजता ही नहीं है। यही वजह होती है कि चैनल को ग्रो करने में प्रॉब्लम आती है। तो हमारी मदद आप लोग ही कर सकते हैं, और इसे लाइक और शेयर करके, अगर आप चाहते हैं कि चैनल ग्रो करें और आपको इससे भी अच्छा स्टडी मटेरियल मिलता रहे। तो दोस्तों प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर, और सोशल मीडिया पर हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप हमें सोशल मीडिया पर स्टडी विद ज्ञान प्रकाश लिखकर सर्च कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।